गुड इवनिंग साथियों। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने आज हुई सामाजिक ज्ञान की परीक्षा की के साथ। मुझे बहुत खेद है कि की लाने में बहुत देरी हुई। एक तो प्रश्नों का संकलन, दूसरा कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, अब उसको बताने का कोई फायदा नहीं। तो सीधे सीधे मैं की बात करता हूं और प्रश्नों के उत्तरों की हम समीक्षा विस्तृत रूप से करेंगे। पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज मैं डुअल लैंग्वेज अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इसलिए मैनेज आप कर लेना। थोड़ा सा मुश्किल से 2-4 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बाकी की कोई बात नहीं। तो पहला प्रश्न, अब फिर आप लोग हंसेंगे कि सर पहले ही प्रश्न में गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी? जो मेरा पहला मॉडल था, जो सामाजिक ज्ञान के लिए मैंने पहला जो मॉडल पेपर दिया था, उसका पहला ही प्रश्न था ये जो प्रश्न आया है। तो प्रश्न क्या है भाई कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखना। और मेरा प्रश्न क्या था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, भारत में। तो अब देखिए, आपको पता है कि वारेन हेस्टिंग्स पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अब चूंकि देखिए, ध्यान से सुनने इस बात को, भारत में तो बंगाल कहां है? भारत में, ठीक है। तो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन कहलाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। और अगर यह प्रश्न ऐसे होता कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग सही होता। भारत का, क्यों? बंगाल को हम भारत नहीं कह सकते, लेकिन भारत में, बंगाल कहां है? भारत में, क्योंकि 1773, ठीक है, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पर अधिकार नहीं था। तो देखिए, आज आपको क्या लिखना था? भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो देखिए, हिंदी वालों के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश वालों के लिए प्रश्न क्या था? यहां फिर गड़बड़ थी। इंग्लिश वालों के लिए क्या था? द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। अब यहां फिर गड़बड़ है। देखिए, हिंदी अनुवाद भी सही नहीं। यहां क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इंग्लिश के हिसाब से करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो अब आंसर क्या होना चाहिए? विलियम बेंटिंग। तो ध्यान रखना, जैसे हिंदी में हुआ था ना, मैंने कहा था कि उसमें बोनस अंक मिलेगा, तो इसमें भी बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के जो अगर ध्यान से देखें तो आंसर डिफर आएंगे, ठीक है। तो तब क्या आता है भाई? लॉर्ड, इंग्लिश के हिसाब से क्या आता भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, प्राचीन जनजाति समूह में प्रचलित कृषि है, ठीक है, डोमिनेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर अमोंग द ट्राइब्स इज। तो कौन सी है भाई? झूम कृषि या झूम एग्रीकल्चर, झूम कृषि। आपने ये सही किया होगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न, कानून विभाग की अनिवार्य शर्त है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ऑप्शन आपने सारे पढ़े होंगे, तो इसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन था वो कि लड़का एवं लड़की अनिवार्यतः बालिग हों। भाई आंसर क्या है भाई? लड़का एवं लड़की अनिवार्यतः दोनों ही क्या होने चाहिए? बालिग होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर और ऑप्शन क्यों सही नहीं थे? देखिए, जो ऑप्शन मेरे लिए बच्चों ने भेजे वही मैं लिख रहा हूं, बालिग होने चाहिए, क्योंकि इसमें ये बेस्ट था। और जो आंसर भेजे हैं वो ये कि लड़का और लड़की अनिवार्यतः एक ही जाति क्यों, ये बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। लड़का और लड़की अनिवार्यतः एक ही समुदाय क्यों, ये भी जरूरी नहीं है। और लड़का और लड़की अनिवार्यतः एक ही धर्म को, ये जरूरी नहीं है। तो आपका था वो बेस्ट आंसर था, ठीक है। ये सब जो पेपर है वो बच्चों की स्मृति के आधार पर है, और 3-4 लड़कों ने बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे, पर 2 बच्चों ने नाम और उनका नंबर बताने से इंकार कर दिया था, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं। भाई इंग्लिश में क्या था? व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए लीगल मैरिज? बॉय एंड गर्ल मस्ट बी एडल्ट, ठीक है। अब देखिए, चौथे प्रश्न में क्या था
कि दिए गए चित्र का संबंध है। ठीक है, तो यहां चित्र दिया गया था और उस चित्र में जो बच्चों ने मुझे बताया कि बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई थी भाई, बगल में एक दरगाह बनी हुई थी, इधर को मतलब उसमें लिखा हुआ था मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद, और बीच में हम सब साथ हैं, और एक मुस्लिम व्यक्ति बना हुआ है, एक क्रिश्चियन बना हुआ है। और तो ये किसका है भाई? धार्मिक सहिष्णुता का है, क्योंकि देखिए हम सब साथ हैं, मंदिर का होना, मस्जिद का होना, गिरजाघर का होना, तो ये सब किसका है भाई? धार्मिक सहिष्णुता का। तो इसमें आंसर क्या आता है आपका? धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, और उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है भाई, रिलीजियस टॉलरेंस। अब देखिए 5वां प्रश्न, कानून के शासन की विशेषता है। कानून के शासन की क्या विशेषता आपने लिखी भाई? तो इसमें चारों बच्चों ने जो बताया, चारों ऑप्शन सही थे, क्योंकि जो उन्होंने बताया स्मृति पर आधारित, तो पहला ऑप्शन था कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, ये भी सही है। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता, ये भी सही है। कानून के उल्लंघन पर निश्चित सजा होती है, ये भी सही था। और उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर बताया भाई, क्योंकि जो ऑप्शन बताए उनमें मुझे भी उपरोक्त सभी सही लग रहा है। द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब छठा प्रश्न देखिए, आपके घर में चोरी होने पर प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे भाई, कहां कराएंगे भाई? पुलिस स्टेशन में। तो यहां आंसर क्या आएगा? पुलिस स्टेशन। व्हेन विल यू फाइल FIR, या वेयर विल यू वेयर विल यू फाइल FIR इफ देयर इज ए थेफ्ट इन योर हाउस? एट द पुलिस स्टेशन। करेक्ट आंसर। 7वां देखिए, जनजातियों द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधि नहीं है, और ऑप्शन जो मुझे बताए गए वो थी कि कृषि, वनोपज, एकत्रीकरण, पशुपालन और व्यवसाय। जनजातियां व्यवसाय नहीं करती, तो इसमें व्यवसाय सही आंसर होना चाहिए भाई। विच वन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ट्राइब्स? ट्रेड, व्यापार नहीं करते, व्यवसाय नहीं करते, तो इसमें आपका ट्रेड सही था भाई। 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन, ये तो हमारे गैस पेपर में या अनुमानित जो पेपर था उसमें भी था, ये कहां हुआ था? हुरडा कहां है? भीलवाड़ा में है भाई, इसमें आंसर भीलवाड़ा। ठीक है, अब देखिए 9वां प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति का कारण नहीं है, और जो कारण मुझे बच्चों ने बताए वो सारे कारण थे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सही बात तो ये कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं था जो बच्चों ने मुझे बताया, तो इसमें भी बोनस के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कोई भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो इंग्लिश वाले बच्चे ने मुझे लिखकर कारण भेजे हैं कि सर ये आए तो इनमें क्या है, तो एक नंबर 1 भेजा है बच्चे ने। देखिए मेरे पास मैंने कागज ले रखा है, तो उसमें जो बच्चे ने भेजा है वो है कि इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, तो ये भी कारण था। सोशल इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश, कि उन्होंने सामाजिक जो हमारी समरसता थी उसमें भी व्यवधान डाला था, ये भी सही बात थी। इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश इन द इंटरनल गवर्नमेंट, जो अंतः सरकार थी, जो सरकारें चला रहे थे राजा महाराजा, उनमें भी हस्तक्षेप कर रहे थे, बिल्कुल सही है। और डिससेटिस्फैक्ट अमोंग रूलर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के लोगों के खिलाफ जो शासक थे उनमें असंतोष था। तो ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, मुझे कोई भी गलत नहीं लग रहा कि जो 1857 की क्रांति का कोई कारण ना हो, तो इसमें मैं कोई आंसर बताने के स्थिति में नहीं हूं। अब देखिए 10वां प्रश्न, भारत में जनगणना वर्षों के अंतराल में की जाती है। आप जानते हैं भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है भाई। तो इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसन इज कंडक्टेड वंस इन एवरी 10 ईयर्स। ठीक है भाई, सेंसस, जनगणना। अब 11वां प्रश्न देखिए, सरकारी सिंचाई योजनाओं का
लाभ प्राप्त करने वाला समूह है। विच ग्रुप इज बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट इरिगेशन स्कीम्स। आप कहेंगे सर कहां से बोल रहे हो, ये प्रश्न आप लोगों ने ही भेजे हैं मेरे लिए। इंग्लिश के तो सारे प्रश्न एक ही बच्चे ने, आप कल्पना करोगे 30 से ऊपर प्रश्न भेज दिए थे। मतलब टोटल भाई पहले में जैसे 15 हैं, दूसरे में 8 हैं, तो इस तरह से टोटल 30 प्रश्न उसको याद थे। ऐसे ऐसे करके सारे प्रश्न मैंने क्रम से लगा लिए हैं भाई। तो सरकारी सिंचाई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाला कौन है, समूह है फार्मर। भाई सिंचाई योजना, देखिए सिंचाई योजनाओं को लाभ कौन प्राप्त करेगा, किसान, और इंग्लिश में उसको आप जानते हैं फार्मर कहेंगे। चलिए, एक ग्रामीण विवाह पंजीयन हेतु आवेदन करता है, कहां करता है, ग्राम पंचायत में। अगर कोई ग्राम का व्यक्ति है तो विवाह पंजीयन हेतु कहां आवेदन करेगा, ग्राम पंचायत में। इंग्लिश में क्या था, वेयर डज ए विलेजर अप्लाई फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन, एट ग्राम पंचायत। ठीक है। फिर 13वें प्रश्न में प्रस्तुत चित्र में दर्शाई गई समस्या, एक समस्या दर्शाई गई थी। उस चित्र में जैसे आप पेपर देख रहे होंगे, ध्यान कीजिए कि एक गांव का चित्र बना हुआ था, जैसे बच्चों ने बताया कि उसमें चारों ओर हड्डियां सी बिखरी हुई हैं, जीव जंतुओं के कंकाल बिखरे हुए हैं, एक महिला सोई हुई है जो बहुत बुरी कंडीशन में है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये अकाल की है भाई, अकाल। और अंग्रेज और ऑप्शन भी बता रहे थे, सूखा, सॉरी हाँ, अकाल कहें या सूखा कहें, ड्रॉट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्रॉट, DRAUGHT। ठीक है, तो ये सही होगा इंग्लिश में भी, और शायद ऑप्शन ए सही था जो बच्चे बता रहे थे। ठीक है। 14वें प्रश्न में भी एक चित्र आया था। आप आपके चित्र बहुत आए पर वो बहुत सरल थे भाई। कौन सा चित्र पूर्णतः ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश को दर्शाता है, तो इसमें जो चित्र बने हुए थे तो उसमें ऑप्शन सी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स कंप्लीट रूरल नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें एक गांव बना हुआ है, खेतों में गन्ने जैसी फसल लगी हुई है, झोंपड़ी बनी हुई है, किसान हल लेकर जा रहा है। तो ये सब जो चित्र था वो सा में था आपका, तीसरे नंबर का जो चित्र है आप ध्यान कीजिए। ठीक है, जिसमें गांव था, इधर उधर को खेत बने हुए हैं जिसमें फसल लहरा रही हैं, किसान हल लेकर जा रहा है, झोंपड़ियां बनी हुई हैं, तो वो तीसरे नंबर का चित्र था। मुझे पता है आपने सही किया होगा। देखिए, कृषि का कार्य प्रारंभ होता है, खेती कब शुरू करते हैं, जब खेत की जुताई करते हैं। जुताई के बाद हम क्या करते हैं, बुवाई। ठीक है, उसके बाद सिंचाई और अंत में कटाई। ये 3 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न भी आया था। तो चलिए, कृषि का प्रारंभ किससे होता है, जुताई से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लो, PLOUGH, प्लो माने खेत का जोतना। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस बिगिन विद प्लोइंग। ठीक है, प्लोइंग, जुताई से। अब ये 15 प्रश्न पूरे हुए भाई। उसके पश्चात क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें 8 प्रश्न आए। तो देखिए, पहला है, आदिवासी जन समुदाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर निर्भर है। आदिवासी जन समुदाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस पर निर्भर है भाई, वनों पर निर्भर है। तो यहां क्या भरा होगा आपने, वनों पर। ठीक है, और अंग्रेजी में जो मुझे प्रश्न भेजा है, ट्राइब्स आर डिपेंडेंट ऑन, खाली जगह, फॉर देयर सब्सिस्टेंस, फॉरेस्ट। ठीक है, आपने क्या भरा होगा इसमें, फॉरेस्ट। दूसरा प्रश्न देखिए, सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध किया। देखिए ध्यान रखना, राजद्रोह किसे कहते हैं, जब स्वयं राजा के सैनिक विद्रोह करें उसको राजद्रोह कहा जाता है, या वहीं के निवासी जब विद्रोह करते हैं उसको राजद्रोह कहते हैं। अन्य राज्यों के निवासी या अन्य राजा या सैनिक अगर उसका विरोध करते हैं या व्यक्ति विरोध करते हैं तो उसको विद्रोह कहते हैं। तो इसमें आपने शायद विद्रोह भरा होगा, रिवोल्ट। ठीक है, रिवोल्टेड अंग्रेजी में सेकंड फॉर्म आई होगी, क्योंकि प्रश्न ये था, दी सोल्जर खाली जगह अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी, तो इसमें रिवोल्टेड आएगा, कमिटेड ट्रीजन नहीं आएगा, राजद्रोह नहीं आएगा भाई। अगला है, मृदा संसाधनों का उपयोग कार्यों में किया जाता है। अब सीधी सी बात है, मृदा संसाधनों का उपयोग हम किस में करेंगे, कृषि में। सरल सा सवाल था भाई। तो सॉइल एज ए रिसोर्स इज यूज्ड इन, खाली जगह, एग्रीकल्चर और ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, तो एग्रीकल्चर में करेंगे। ठीक है,
अंग्रेजी में क्या आंसर था? एग्रीकल्चर। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखिए, खनिजों के निर्माण एवं संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, अतः इनका आवश्यक है संरक्षण। ठीक है, उपयोग तो सभी करते हैं, संरक्षण आवश्यक है इनका। अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो इनके भंडार बीत जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। संरक्षण आवश्यक, कंजर्वेशन। तो देखिए इंग्लिश में क्या आता? इट टेक्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, सो देयर कंजर्वेशन इज नेसेसरी। इसलिए उनका कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। पांचवा प्रश्न देखिए, आपकी कक्षा में उपस्थित अन्य धर्म के सहपाठियों के साथ आप करना पसंद करेंगे, मित्रता करना पसंद करेंगे या विवाद? अरे हमारी हिंदू जो संस्कृति है वो मित्रता की रही है। सब कोई भी धर्म हो यार, लड़ना कोई नहीं सिखाता, तो ये मित्रता आपने भरी होगी। ठीक है, फ्रेंडशिप, इसमें अंग्रेजी में क्या आया था? फ्रेंडशिप एंड आर्गुमेंटेशन। फ्रेंडशिप भरेंगे। यू वुड लव टू फ्रेंडशिप विद द क्लासमेट फ्रॉम अदर रिलीजन। ठीक। छठा प्रश्न देखिए, संसद द्वारा पारित लोकप्रिय कानून प्राय योग्य होते हैं। लोकप्रिय क्या भाई? अलोकप्रिय, सॉरी, अलोकप्रिय आया था प्रश्न में। तो संसद द्वारा अगर कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जाए जो लोकप्रिय नहीं है, अर्थात प्रशंसा के योग्य नहीं है, तो उसकी हम क्या करेंगे? आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे भाई, आलोचना। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या होगा? यू वुड लव टू, नहीं सॉरी, ये प्रश्न था, अनपॉपुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म। ठीक है भाई। सातवां देखिए, स्वच्छ भारत अभियान योजना के कारण खुले में शौच की प्रवृत्ति कम या वृद्धि? तो कमी हुई है भाई स्वच्छ भारत अभियान में, क्योंकि जितनी भी गरीब तबके के लोग थे, भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने 12-12 हजार की राशि उनको स्वीकृत की, और जिससे घरों में सबके शौचालय बनाए गए, तो उससे कमी आई है। खुले में शौच की प्रवृत्ति में क्या आई है? कमी। ठीक है, तो अंग्रेजी में प्रश्न था इसमें, द टेंडेंसी ऑफ ओवन डेफिकेशन हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है भाई, रिड्यूस्ड आएगा इसमें। तो मैं दोनों मीडियम के लिए आंसर लिखता जा रहा हूं भाई। लोहागढ़ दुर्ग, देखिए ये दुर्ग वाला, ये तो परसों जो मैंने डाला था उसमें दुर्गों का एक पूरा वो लिया था, तो लोहागढ़ दुर्ग ही मैंने सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन के लिए लिया था। तो लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है भाई? भरतपुर। ये भरतपुर की शान है भाई। लोहागढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड एट भरतपुर। ठीक है भाई, तो भरतपुर इसमें आंसर आपने सही लिखा होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्नों में सही एवं गलत कोष्टक में लिखिए। आपको सही के आगे टिक लगाना है और गलत के आगे क्रॉस लगाना है। तो देखिए पहला प्रश्न था कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जीती, सिराजुद्दौला को हराकर, वो जो मुगल सम्राट थे ना उस समय, पूरे देश पर जिनका अधिकार था, क्या था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान घोषित कर दिया था। दीवान का मतलब जानते हैं आप? जो फाइनेंस देखता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल इन 1765, करेक्ट वन। ठीक। दूसरा प्रश्न है, वोमेन एक्सेस टू एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड। ये भी सही बात है, शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है, बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, सिल्क वर्म्स आर रियर्ड ऑन कॉटन प्लांट्स। गलत है, क्योंकि रेशम के कीट कपास के पादों पर नहीं पाले जाते। रेशम के कीट तो रेशम शहतूत पर पाले जाते हैं भाई, शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, या क्रॉस लगा देते आप। ठीक है। अगला, हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। वियरिंग ए हेलमेट इज मैंडेटरी फॉर सेफ्टी। बिल्कुल सही है, करेक्ट है भाई, ट्रू लिखते हैं आप इस पे, ट्रू। ठीक। अब देखिए, न्यायाधीश का कार्य अपराधी को गिरफ्तार करना है।
हैं, ये सही है क्या? द फंक्शन ऑफ द जज इज टू अरेस्ट द क्रिमिनल, ये काम पुलिस का है भाई, न्यायाधीश का नहीं है। न्यायाधीश का तो उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड देना है। तो ये फॉल्स है या गलत है। ठीक है, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। ट्राइब्स हैव मेनी ट्राइबल रिलीजन्स, बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ आउवा से हुआ था, बिल्कुल गलत। 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम आउवा, मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से। तो ये गलत है भाई। अब चौथा प्रश्न था मैच द राइट पेयर्स, अर्थात आपको सुमेलित करना था। तो मैंने सीधे सीधे सुमेलित करके जो मुझे आए हैं वो लिख दिया है कि तीव्र एवं सुरक्षित परिवहन साधन, फास्ट एंड सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो क्या है? इंडियन रेलवे, भारतीय रेल है भाई। आपने शायद रेलवे के साथ ही किया होगा। एम आई राइट? सही हूं मैं? चलिए, बहुत अच्छा। महत्वपूर्ण ईंधन, इंपॉर्टेंट मिनरल फ्यूल्स, आपको पता ही है कोयला, कोल, आपने कोल लिखा होगा। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग, फेमस फोर्ट ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ आपने लिखा होगा। सही है भाई। चलिए अगला, स्कैवेंजर वर्ड, मृत भक्षी पक्षी, जो मृत जानवरों को भक्षण करता है वो कौन है? बल्चर, गिद्ध, VULTURE, बल्चर, बल्चर आपने लिखा होगा। सही है भाई। प्रसिद्ध समाज सुधारक, ये तो हमारे दोनों मॉडल पेपर में प्रश्न था भाई, समाज सुधारक के ऊपर तो राजा राम मोहन राय भाई, इसकी चर्चा तो कई बार हुई थी। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन है? राजा राम मोहन राय। फेमस सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन राय। तो आशा है 5 में से 5 आपने मैचिंग के प्रश्न सही किए होंगे। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों पे चलते हैं, जो एक एक नंबर क्या है, 5 से 10 तक भाई। ब्रिटेनिया का संबंध किस देश से? ज्यादातर बच्चे गलत करके आए, जिन्होंने मुझे बताया ऑलमोस्ट गलत किया है, क्योंकि ब्रिटेनिया एक कंपनी है जो भारत की है भाई। तो इसका संबंध किससे है? इंडिया से। तो बताइए ईमानदारी से किन किन बच्चों ने ये सही किया है? ब्रिटेनिया इज एसोसिएटेड टू विच कंट्री? तो आंसर क्या होना चाहिए था? ब्रिटेनिया इज एसोसिएटेड टू इंडिया। ठीक है भाई, किससे? इंडिया से भाई। क्यों? देखिए मैं बता देता हूं, कब थी भाई। ब्रिटानिया जो इंडस्ट्री कंपनी है, इसका पूरा नाम ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड है। यह पूरी तरह से भारतीय कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1892 में कोलकाता में हुई थी। ठीक, अब चलते हैं छठा प्रश्न। महालवाड़ी से आप क्या समझते हैं भाई? तो आप, ये तो मैंने भाई अपने दूसरे मॉडल पेपर में बहुत विस्तार से समझाया था। महाल का मतलब होता है गांव और वाड़ी माने व्यवस्था, अर्थात पहले क्या करते थे, अंग्रेजों को टैक्स हर जमींदार को देना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से क्या किया, टैक्स ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए उन्होंने गांव के मुखिया को जिम्मेदार बना दिया कि भाई तेरी जिम्मेदारी है, आप पूरे किसानों से टैक्स लेकर आइए और हमें जमा कराइए। तो आपने क्या लिखा होगा? महालवाड़ी एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था, इतना लिखना था आपको। महालवाड़ी एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, जिसमें राजस्व इकाई किसान को ना मानकर पूरे गांव को माना गया था, इतना लिखना था आपको। अगर विस्तार से होता तो और लिख देते कि इसमें व्यवस्था की गई कि पूरे गांव के किसानों से राजस्व को उगाकर या एकत्रित कर ब्रिटेन के या कंपनी के राजकोष में नंबरदार या लंबरदार जो गांव का मुखिया होता था उसे जमा कराना होगा भाई। तो ये आपने लिख दिया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर भाई, कि मानव निर्मित संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित संसाधनों के, देखिए आप मानव निर्मित संसाधन आपको पता ही है भाई कौन कौन से हैं, कि जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके
उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं तो ये सब मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कैंसर की औषधियां हैं, आपने विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके दवाइयों, कोई कैंसर की दवाई बना दी, मलेरिया की दवाई बना दी, किसी तकनीक का प्रयोग कर लिया, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है भाई। तो कैसे लिखेंगे कि मनुष्य इनका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए करता है। जैसे भवन बना दिया, ठीक है, किसी ने लकड़ी का प्रयोग करके, ईंटों का प्रयोग करके, तो भवन भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। कोई उपकरण बना दिया, जैसे ये पेन है, ये मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योगों आदि के संसार का निर्माण किया है। ये सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए अब प्रश्न उठता है कि उत्तर क्या लिखा जाए। आपने जो भी लिख दिया वो सही है। जैसे आपने कैंसर की दवाइयां लिख दिया वो भी सही है, तकनीकी लिख दिया वो भी सही है, घर बनाना लिख दिया वो भी सही है। तो मानव निर्मित संसाधन मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका निर्माण प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव ने किया है, वो सब किसके अंतर्गत आता भाई, मानव निर्मित संसाधन के। तो इसमें आपने जो उदाहरण लिख दिए वो सही माने, मतलब और कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस आपको लिखने थे, तो इसमें आपने क्या लिखा था भाई, जैसे प्लास्टिक, पेपर, सोडा, सीट मेटल, रबड़, ब्रास, जो भी लिख दिया आपने, जो आदमी ने बनाई है। When human use woods, metal, sand, cement and solar energy to make houses, machinery, जैसे आपने घर लिख दिया houses, ठीक है, मशीनरी, ठीक है, घर बनाए, मशीनरी बनाई, कार बनाई, ठीक है, पुल बनाए, ब्रिजेज, रोड्स बनाए, इनमें से कोई दो लिख देते, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है भाई। अब चलते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। भाई आप जानते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन देते हैं, तो भाई अधिकाधिक संख्या में पेड़ लगाए जाएं। ये आपका आंसर होना चाहिए था। वैसे इसका आंसर और भी हो सकता है कि नील हरित शैवाल भी ऑक्सीजन फोटो सिस्टम पैदा करती हैं, नील हरित शैवाल भी, ठीक है। नील हरित शैवाल और पेड़ पौधे दोनों ही सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें क्या लिख दिया होगा आपने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी महिला को उसके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो वह महिला किस कानून द्वारा सुरक्षा की मांग कर सकती है। और इंग्लिश में क्या था भाई, इफ ए वुमन harassed by her husband then under which law she can seek the security। तो इसके लिए तो आसान है, क्योंकि मैंने दोनों जो मॉडल पेपर बनाए थे उन दोनों में ये प्रश्न था। याद कीजिए कि घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो नियम आया था या अधिनियम आया था उसका नाम क्या था, आपको याद है भाई, महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इतना लिख देते वो ही बहुत था भाई, महिला संरक्षण अधिनियम और या घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम, इतना भी लिख सकते थे भाई। और अंग्रेजी में करें प्रोटेक्शन, अंग्रेजी में क्या लिखते भाई, प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005,
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए खंडवा की बात करते हैं। खंडवा में लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है, ये 2 बार प्रश्न लिख गया है। चलिए, संख्या 10 से 17 के उत्तर 2 पंक्तियों में आपको देने थे भाई, ठीक है। अब पहला प्रश्न था, अंग्रेज भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे। आपको पता है भाई, अंग्रेज भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे। सबसे मुख्य बात क्या थी कि अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर ही आए थे। क्यों आए थे, पहले तो वो मसालों का व्यापार करने के लिए आए। तो आपने क्या लिखा होगा इसमें कि अंग्रेज भारत में व्यापार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि भारत में कच्चा माल उनको बहुत सस्ती दरों पर मिल जाता था, जैसे रेशम है, कपास है, जूट है, ये मतलब हीरा जवाहरात, ये सारे जो चीजें वो बहुत सस्ती दरों पे मिल जाता था, कच्चा जो माल है, और वो व्यापार करने के लिए इसलिए आए थे भाई। तो अंग्रेजी वर्जन में इस प्रश्न का बोलूं आपको तो क्या था भाई कि वाई ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया। वाई ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया, आपने क्या लिखा होगा भाई, बताइए आप कि ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया बिकॉज इंडिया वाज ए रिच कंट्री विच हैड मेनी रॉ मटेरियल एट लो प्राइसेस। ठीक है भाई, यही लिखा था आपने। कैसे लिखा था, चलो मैं लिख दूंगा ना, इंडिया वाज ए रिच कंट्री विच हैड मेनी रॉ मटेरियल एट लो प्राइसेस। ठीक है, यहाँ कच्चा माल बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध था, इसलिए अंग्रेज भारत में व्यापार करना चाहते थे। अब देखिए 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की संतुष्टि के क्या कारण थे, असंतुष्टि के, सॉरी रह गया भाई। 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की असंतुष्टि के क्या कारण थे। सबसे इसमें क्या 2 लाइन क्या लिखी होंगी कि जो भारतीय सैनिकों को राइफल मिली हुई थी, उनका जो कार्ट्रिज था, ऊपर का जो खोल था, उसमें सुअर या गाय की चर्बी मिली हुई थी। जो दोनों धर्मों के सैनिक, चाहे हिंदू थे या मुस्लिम थे, उन सभी के लिए पाप है भाई कि वो उस मांस, बीफ हो या पोर्क को, उसको सेवन नहीं करते हैं या उसको स्पर्श नहीं करते हैं। इस कारण से सैनिकों में विद्रोह था, क्योंकि जो राइफल की जो कार्ट्रिज थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की असंतुष्टि के ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था, ये आपने लिख दिया होगा। और अंग्रेजी वर्जन की बात करें तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आंसर आपने इंग्लिश में लिख दिया भाई, क्या लिखा होगा, पुअर। कई कारण थे भाई, एक तो ये सुअर और गाय की चर्बी वाला था, दूसरे ये भी कारण लिख सकते हैं पुअर टर्म ऑफ सर्विसेज एंड पेंशन। भाई भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतनमान मिलता था और पेंशन मिलती नहीं थी, बेड पे कम वेतनमान। लैक ऑफ प्रमोशन सैनिकों को मिलता ही नहीं था भारतीय सैनिकों। एंड इंक्रीज कल्चर एंड रेशियल इनसेंसिटिविटी फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर, वो जातीय और मतलब जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा देते थे, रेसिज्म को, और उनको निम्न स्तर का समझते थे। तो ये मुख्य कारण थे भाई। अब 12वां प्रश्न देखिए, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है भाई। भाई आप जानते हैं कि संसाधनों का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इनका दोहन किया जा रहा है, इनका मतलब मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, आपने जैसी भी अपनी भाषा में लिख दिया है, बिल्कुल सही है। चलते हैं 13वां प्रश्न। तो देखिए 13वां प्रश्न, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। तो ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट एंड लेबल इट। तो इसमें आपको बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित करना था। तो देखिए आपने ऐसा चित्र बना दिया होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ आपको ये टैंक है, जो ये क्या है, एक टैंक है भाई, जिसमें देखिए यहाँ इनलेट पाइप है, अर्थात यहाँ से गोबर और पानी को 4:5 में, ये मिक्सिंग टैंक है, अर्थात इसमें गोबर और पानी को, जो आप देख रहे हैं मिक्सिंग टैंक, ठीक है, यहाँ 4:5 में गोबर और पानी को मिलाकर डाला जाता है, जिसको हम स्लरी बोलते हैं। ठीक है भाई, और ये इस पाइप से होते हुए यहाँ आता है भाई, इस टैंक में आता है।
अब इसके सड़ने से जो बायोगैस बनती है वो इस ड्रम में एकत्रित होती है, इस ड्रम में भाई, जिससे ये ड्रम ऊपर की ओर उठता है और प्रेशर के कारण ये ड्रम में गैस भरती है और फिर यहाँ एक नली लगाकर, ये जो नली लगाकर ये गैस आउटलेट अर्थात गैस यहां से बाहर निकाली जाती है नली लगाकर और गैस चूल्हे में ले जाई जाती है। ठीक है, और अगर कोई ओवरफ्लो होता है तो इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ एक अलग टैंक बना होता है जिसे ओवरफ्लो टैंक कहते हैं। ये आउटलेट पाइप है अर्थात निकासी पाइप है, इसको निकासी पाइप बोलेंगे। और ये क्या है, डाइजेस्टर टैंक, जो टैंक या कुआं बना होता है ना जिसमें गोबर और पानी को मिलाकर डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, तो ऐसा चित्र आपने बना दिया होगा। अब इसी से आपको पता लग गया होगा कि मेरा प्रश्न सही है या गलत है भाई। अब देखिए 14वां प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में संसद की आवश्यकता क्यों है? और अंग्रेजी वर्जन करें, व्हाई इज द पार्लियामेंट नीडेड इन डेमोक्रेसी। तो आप देखिए संसद आप जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है और लोकसभा के सदस्यों को हम अपनी वोटिंग के द्वारा या मतदान के द्वारा चुनते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो आपको आंसर कितना लिखना था, क्योंकि ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तो इसमें क्या लिखना था आपको अंग्रेजी में, द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टूगेदर। ठीक है, सभी प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है। कंट्रोल्स एंड गाइडेड द गवर्नमेंट, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं संसद के, वो जो तुम्हारे मंत्री हैं और सरकार को चलाने वाले हैं उनको निर्देशित करते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं। इन सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव, और हम अपने विवेक से उन प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम ही सरकार को चलाते हैं। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, हमें संसद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसद हमारे देश की सरकार यानी सत्ता पार्टी के गलत या अनुचित निर्णयों का विरोध करती है और उसे पलटने की क्षमता रखती है। संसद हमारे देश के प्रमुख कार्य जैसे देश का बजट पास कराना, ठीक है, देश के प्रमुख निर्णय करना इत्यादि, संसद हमारे देश की प्रमुख कार्य प्रणाली है। तो ऐसा कुछ आपने लिखा होगा। अब आप निर्णय कर लीजिए आपका उत्तर कैसा था भाई। अब आपने क्या लिखा ये तो आपको ही याद होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? तो देखिए जुडिशरी इंडिपेंडेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस, अर्थात जो जज हैं और जो भी न्यायालयों में या कोर्ट में कार्य करते हैं वो सही निर्णय तभी दे पाएंगे जब उन पर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव या प्रभाव ना हो और या कंट्रोल ना हो बाय अदर एक्टर्स वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट के आदमी हो चाहे प्राइवेट के आदमी हो। द टर्म इज ऑल्सो यूज्ड इन नॉर्मेटिव सेंस टू रेफर द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट कोर्ट्स एंड जजेस और टू प्रोसेस। ठीक है भाई, ये आपने ऐसा लिखा होगा। अब हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? न्यायपालिका अपने कार्यों को निष्पक्षता तथा कुशलता से तभी कर सकती है जब वो स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर होने चाहिए। जो जज हैं वो कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर होने चाहिए। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। न्यायपालिका विधानमंडल तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं होने चाहिए न्यायपालिका। तो ऐसा कुछ आंसर आपने लिखा होगा। आशा है आपने ये सही किया होगा। 16वां प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन क्यों आवश्यक है? तो देखिए अस्पृश्यता का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने या मतलब छूने से बचना अस्पृश्यता कहलाता है भाई। ये मान्यता है कि अस्पृश्य या अछूत लोगों के छूने से यहाँ तक कि परछाई पड़ने से उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते थे। ऐसी पहली सोच हो सकती है पहले, अब ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। तो अब प्रश्न ऐसा नहीं था, आपको आंसर ये नहीं लिखना था। आपको आंसर क्या लिखना था कि अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन, इसको हम समाज से कैसे निकाल सकते हैं, क्यों आवश्यक है? तो देखिए छुआछूत हमारे देश के लिए एक ऐसी बीमारी है
जो दूसरी समस्याओं को पैदा करती है। छुआछूत दीमक की तरह होती है जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। हमारे देश में अनेक समस्याएं, लेकिन छुआछूत बहुत ही भयंकर और घातक सिद्ध होने वाली समस्या है। किसी विद्वान ने कहा है कि छुआछूत इंसान और भगवान दोनों के प्रति एक पाप है भाई। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, वाई इज द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी नेसेसरी इन द 1950 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लीगली abolished द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोवाइडेड मीजर for positive discrimination in both educational institutes and public services for Dalits and other social groups who lie within the caste system। ठीक है भाई, तो हम प्रेम से रहें, छुआछूत ना करें, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बनाए रखें। यही हमारी भाई भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि हम सभी अनेकता में एकता के परिचायक हैं। सही बात तो ये कि हम अलग अलग जाति, धर्म और अपनी उपासना पद्धति को मानने के बावजूद हम सब एक हैं। ऐसे हमारी मान्यता रही है और सदियों तक रहेगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या था कि राजस्थान के मानचित्र में उन उद्योगों की इकाइयों के स्थापित स्थान या बिंदु को कोष्टक में लिखिए भाई। तो अंग्रेजी में प्रश्न क्या था, राइट द लोकेशन पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूनिट इन द ब्रैकेट एज सोन इन द मैप ऑफ राजस्थान। तो आपको क्या दिखाना था, सूती कपड़ा उद्योग। अब आप जानते हैं सूती कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग मानचेस्टर ऑफ राजस्थान या मानचेस्टर, ठीक है, वो क्या है, भीलवाड़ा। तो आपको नक्शे में दिखाना था भीलवाड़ा कहाँ है या भीलवाड़ा कौन सा है। ठीक है, क्योंकि नक्शा इस तरह से आया था भाई, देखिए ABC। तो आपको सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग अर्थात भीलवाड़ा कौन सा है इसमें, तो भीलवाड़ा आप जानते हैं नक्शे के हिसाब से B है। और वैसे भी यार तुक्का मार सकते थे भीलवाड़ा का B। तो देखिए आप भीलवाड़ा लिख देते तो अच्छा रहता, भले भीलवाड़ा, वैसे आपका आंसर B लिखना था आपको। ठीक, तो सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग कौन सा B दिखा रहा है, क्योंकि B क्या है, भीलवाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है इस नक्शे में। तांबा उद्योग आप जानते हैं तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होता है, झुंझुनू में, और नक्शे में झुंझुनू कौन सा है, ये C है भाई। तो झुंझुनू लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल C लिखना था। अब चेक कीजिए आपने सही लिखा है गलत लिखा। सीमेंट उद्योग, और आप जानते हैं सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ में है भाई, और चित्तौड़गढ़ को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है, A। तो आपको A लिखना था सीमेंट उद्योग के आगे। तो इस तरह से आपको लिखना था सीमेंट उद्योग के आगे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के आगे आप A लिख सकते थे। तांबा उद्योग झुंझुनू, झुंझुनू के आगे C लिख सकते थे। ये भी ना लिखा तो BCA लिखने से ही काम चल जाता। 3 नंबर फोकट के थे भाई। बताइए कितनों के सही हैं, कमेंट में जरूर बताना ईमानदारी से कि आप कितने लोगों ने इसको सही किया है। वैसे पेपर ईमानदारी से कहूं इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, इतने इजी की मैंने तो कोई सोचा भी नहीं था कि यार इतना इजी पेपर भी सामाजिक ज्ञान का हो सकता है। पार्ट 7, इसमें आपको क्या करना है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने। अब बताइए यार 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है और आपको 4 अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि 4 प्रश्न थे, 4 अंक के 16 नंबर हैं यार, 18, 19, 20 और 21। स्वदेशी आंदोलन का आप देखिए प्रश्न, ये प्रश्न मैंने अपने मॉडल पेपर नंबर 1 में रखा था, आप जाके देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वहां से ये प्रश्न लिया है। आप एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बता सकते चारों में से जो मैंने अपने मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 में ना रखा हो। तो यार इनका अगर उत्तर आपको देखना है तो आप मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 यूट्यूब पर जो मौजूद है उनको देख लीजिए और वहां से आप लिख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या था भाई, सीधी सी बात है कि इसमें आपने यही लिखा होगा ना कि उस समय जब ब्रिटिश के लोग थे यहाँ से सस्ता माल ले जाते थे, मतलब कच्चा माल हमारा, और वहां से बनाकर महंगे दामों पर हमें बेचते थे। तो इस बात से जो भारतीय जनता और नेता बहुत दुखी हुए, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया, उनकी होली जलाना शुरू कर दिया और भारत में निर्मित देसी वस्तुओं का वो उपयोग करने लगे। यही क्या था, स्वदेशी आंदोलन है। इसको मैं बहुत ढंग से लिखकर आपको समझाया है।
ठीक है। ऐसे ही महात्मा गांधी का स्वतंत्र संग्राम में योगदान का वर्णन अगर ये प्रश्न आप लोगों ने किया होगा तो उसमें आपने असहयोग आंदोलन से शुरू करके दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों का जिक्र करके महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखा होगा कि उन्होंने कैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाई। मुझे पता है आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर पाए होंगे। आप देखिए, कृषि में काम आने वाले किसी एक यंत्र का नामांकित चित्र आप किसी का भी बना देते, हल का बना देते, है। अब वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा होता। और देखिए 19 का जो अथवा में था वो तो फोकट का था यार, 4 नंबर का, कि निम्न कृषि क्रियाओं को क्रम से बताइए कि कौन कौन सी। अरे सबको पता है, सबसे पहले जुताई करते हैं भाई हम, खेत की जुताई करने के बाद फिर क्या करते हैं, बुवाई, बीज बोते हैं, उसके बाद फिर बुवाई जब कर देते हैं, फसल उग आती है तो फिर उसमें पानी देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंचाई। और सिंचाई के बाद धीरे धीरे जब फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं, तो कटाई। अरे यार आपको 4 वो इस तरह से दिए गए थे, ठीक है, आयत जैसी संरचना दी गई थी, उनमें आपको ये भरना था। आपको पहले में क्या भरना था, जुताई, दूसरे में बुवाई, तीसरे में सिंचाई, चौथे में कटाई, और इतने में क्या नंबर मिल जाते आपको, 4। यार कितना आसान था, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या लिखना था, क्या बताऊं यार, अंग्रेजी में आप इतना तो जानते ही हैं। पहले क्या लिखते थे आप, जुताई अर्थात प्लोइंग, फिर सोइंग, ठीक है, यहां प्लोइंग लिखते हैं आप, फिर बीज बोना, फिर इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन सिंचाई करते, और लास्ट में भाई हार्वेस्टिंग, कटाई। तो इस तरह से आपने लिख दिए होंगे। इसी तरह 20वां प्रश्न ये भी आपको पहले या दूसरे मॉडल पेपर में मिल जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, मैंने जब भारतीय संविधान की विशेषता बताई है तो वहां समानता में आप देख लेना। समानता के समय मैंने इसको विस्तृत रूप से बताया भी था। और भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्यों है। और फिर अगला देखिए 21वां प्रश्न तो बिल्कुल हुआ वो आ गया कि राजस्थान के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, आप देख लेना। मेरा मॉडल पेपर नंबर 2, ठीक है, और मॉडल पेपर नंबर 1, ये सारे प्रश्न, चारों प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं समाप्त। आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, 80 में से 80 आपके आ रहे होंगे। उन सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनके 1-2 नंबर कट रहे हैं वो मन छोटा ना करें, क्योंकि यार 21 में से 100 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो भाई आपकी A+ ग्रेड हो रही है। आपके 21 में आ रहे हैं तब भी आपको A+ ग्रेड बनेगी, और 100 में से 100 आ रहे हैं तब भी आपको A+ ग्रेड मिलनी है। तो चिंता किस बात की, मुस्कुराइए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और मेरा वीडियो देखकर प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। प्यारे प्यारे नहीं, अगर आपको कोई कमी लगे आपका स्वागत है। और फिर भी कोई बात मेरे लायक हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके मैं किसी भी रूप में काम आ सकूं, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक शुभ रात्रि।